हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एम्स सीआरई ओटी टेक्नीशियन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर के ऊपर। आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है 26 जुलाई 2026 को जो ये एग्जाम लिया गया है ओटी टेक्नीशियंस का, यानी कि ग्रुप जो 11 है, ग्रुप 11 का ये क्वेश्चंस पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें आप अपना आंसर को भी मिला सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाए हैं। एंड लास्ट में हम इसका कट ऑफ पे भी बात करने वाले हैं। एंड जो नेक्स्ट सीआरई के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम कॉन्सेप्चुअल बात करने वाले हैं, यानी कॉन्सेप्ट के थ्रू बात करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, उसमें टाइम लगाते हैं, उसका आपको डिटेल में समझाने का हम कोशिश करते हैं कि आगे आपको दिक्कत ना हो, आपको हर एक क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाए। हर एक पार्ट्स में हम कितना क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसीलिए पार्ट जाता है, मेरा पार्ट्स कितना हो पाता है, तो 5 पार्ट्स होता है। लास्ट में हम नॉन टेक्निकल जो पूछा गया है उस पर भी बात करने वाले हैं। तो ये है पार्ट 2। तो आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन 21 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 21 में बोला गया है दिस ईसीजी ग्राफ्स डेपिक्स, यानी कि इसमें जो ये ग्राफ दिया गया है ये इमेज बेस्ड है। इस बार इमेज बेस्ड क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा पूछा गया है, तो इमेज बेस्ड का भी आपको प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू उसका आपको प्रैक्टिस करते हुए रहना है, क्योंकि नेक्स्ट जो सीआरई दिसंबर में आने वाला है तो उसके लिए आपको तैयारी करना है। तो आपको हर एक पॉइंट्स पे बात करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है, तो ये ग्राफ देखने से आपको लग रहा है कि ईसीजी का ग्राफ है, और ये इस ग्राफ के थ्रू आपको आंसर करना है कि आर्टियल यहाँ पर फिब्रिलेशन हो रहा है, या वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया हो रहा है, या सिस्टोल हो रहा है, या पीएए होता है। तो इसका सीधा सा आंसर आप बताएंगे कि इसमें ग्राफ के थ्रू आप समझ करके इसमें तुरंत बोलिएगा इसमें क्या इसका सही आंसर है। तो आप बोलिएगा कि इसका सही आंसर बी होगा, कि वेंट्रिकुलर यहाँ पर टेकीकार्डिया देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ पर जो वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया है इसको आपको समझना है। अगर जिसको समझ में आ गया है कि वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया क्या होता है, तो वह आप आगे बढ़ करके 22 नंबर क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। जिसको नहीं पता है वह अब कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करें और पेशेंस के साथ आप देखना स्टार्ट करें। इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको समझाते हैं कि वेंट्रिकुलर जो टेकीकार्डिया क्या होता है। तो वेंट्रिकुलर बोलिएगा कि जो हार्ट का जो नीचे वाला जो चेंबर होता है तो उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। वही वेंट्रिकुलर में क्या हुआ, टेकीकार्डिया। टेकी मतलब क्या होता है कि बहुत तेजी में क्या हुआ, कार्डियक मतलब हार्ट, मेरा हार्ट बहुत तेजी से धड़कने लगेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे टेकीकार्डिया बोलेंगे। तो कहाँ पे, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया कहाँ पर होने लगा, वेंट्रिकल्स में होने लगा, आर्ट्रियल में नहीं। यहाँ पर आर्ट्रियम होता है, उसके बाद वेंट्रिकल्स होता है। तो इसके में चलिए देखिए, जिस तरह से आप अगर देखते होंगे कि इस तरह से क्या होता है, हार्ट होता है। चलिए हार्ट का हम लोग क्या करते हैं, फिगर बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो हार्ट है, हार्ट को आपको समझना है, तो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि हार्ट के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा कि इसको बोलते हैं राइट आर्ट्रियम बोलते हैं, इसको लेफ्ट आर्ट्रियम बोलते हैं, इसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ईसीजी का मेन काम क्या होता है, बोलिएगा कि जो हमारा हार्ट होता है उसका इम्पल्स को क्या करता है, तो रिकॉर्ड करने का काम करता है। इम्पल्स फिर कैसे जनरेट होता है, बोलिएगा कि यहाँ पर जो होता है ना, ये जो राइट आर्ट्रियम होता है, यहाँ पे एक तो नोड लगा हुआ रहता है जिसको पेस मेकर, नेचुरल पेस मेकर कहते हैं। SA नोड होता है, यही यहाँ से जैसे ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है अपना कैरेंस को, यहाँ से जनरेट करता है। और यहाँ एक वो लगा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग AV नोड, इसको बोलते हैं। ये बोलिएगा हम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर है। जब ये कैरेंट इसके पास आता है तो यही क्या होता है, बंडल ऑफ हीच के द्वारा यहाँ से वेंट्रिकल्स के द्वारा यहाँ पे फैल जाता है, तब जाकर के क्या होता है, तो वेंट्रिकल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। आपको बेसिक सिर्फ हम बतलाने के लिए चाह रहे हैं कि आपको क्लियर हो। इसका अगर डेप्थ में जानना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, ईसीजी का सीरीज चलेगा, तो उसमें आपको बहुत डेप्थ में बतलाएंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको ये दिखला रहे हैं।
तो बोला है वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया आप सबको क्लियर होगा, टेकी मतलब क्या होता है, जो बहुत तेज क्या होने लगेगा, धड़कन होने लगेगा। यूजुअली क्या होता है यहाँ पे, जब देखिए वेंट्रिकुलर जब टेकीकार्डिया होता है तो यूजुअली हम अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर 150 से लेकर के 250 क्या होता है बीट पर मिनट यहाँ पर क्या करने लगता है, धड़कने लगता है। किसका, हार्ट में इसका धड़कन इतना तेज होने लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। तो कहाँ, जब वेंट्रिकुलर बोला है तो कहाँ पर धड़केगा, तो बोलिएगा ये जो वेंट्रिकल्स का जो ये एरिया देख रहे हैं, इसी में क्या होगा, बहुत ज़्यादा कंपन होगा, ये उतना तेजी से धड़कने लगेगा। और आर्ट्रियम जो है, आर्ट्रियम्स का जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का पता भी नहीं चलता, जो ग्राफ जो डिटेक्ट करता है वो नहीं पता कर पाता। इसी कारण से आपको यहाँ पर ग्राफ में दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको पी जो वेव होता है, पी वेव यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो उससे आपको ग्राफ को पकड़ना है। तो चलिए आपको हम अब ग्राफ को थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से क्लियर होता है। अगर आप लोग बोलिएगा ग्राफ के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि ग्राफ किस तरह से बनता है, तो इस तरह से ऐसे इस तरह से क्या होता है, ग्राफ बनता है। तो ग्राफ में यहाँ पर क्या होता है, तो पी वेव रहता है, यहाँ पर क्या होता है, क्यू होता है, यहाँ पर क्या होता है आर होता है, यहाँ पर क्या होता है एस होता है, यहाँ पर क्या होता है टी होता है। तो आपको जो हम लोग पढ़े थे कि क्यू आर एस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। आपको जो यहाँ पर दिख रहा है ये क्यू आर कॉम्प्लेक्स ही सिर्फ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है ये क्यू आर कॉम्प्लेक्स ही आपको सिर्फ दिख रहा है। क्यू आर कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब आप देखिए पी वेव जब यहाँ पर बनेगा, ये जो पी वेव आप देख रहे हैं, जब पी वेव कब बनता है, तो बोलिएगा कि जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो हमारा ये आर्ट्रियम है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आर्ट्रियम जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम में बनता है पी वेव। पी वेव यहाँ पर क्या है, मिस है, यानी कि हम कितना बोलते हैं 72 बीट्स पर मिनट होता है मेरा हार्ट का नॉर्मल, लेकिन यहाँ पर कितना चले गया है, तो 150 से 250 बीट पर मिनट यहाँ पर चले गया है, इसीलिए इसको वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया हो गया है। ग्राफ से हम पता कर लिए। उसके बाद आपको ये बताया ना कि ये जो पी क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्स होता है, इसी से पता चलता है कि वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वह पता चलता है, जिसका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए इसका आपको फिगर इस तरह से देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद टी वेव कब होता है, जब रेस्ट फेस में रहता है तब। ये आपको अगर समझ में नहीं आया तो आपको सीरीज में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना आपको बेसिक अब तक क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह से इसका फिगर इस तरह से बनता है। तो चलिए अब बेसिक चीज़ को आपको याद कर रख लेना है कि जब भी आपसे पूछेगा कि वेंट्रिकुलर जब टेकीकार्डिया होता है तो उस टाइम में क्या होता है, तो बोलिएगा कि वेरी फास्ट होता है हार्ट रेट। जो हार्ट रेट होता है क्या होता है, वेरी फास्ट होता है। यूजुअली अगर आपसे पूछा जाएगा तो कभी पूछा जाएगा तो आप क्या बताइएगा, तो बोलिएगा कि इसका 150 बीट पर 150 से लेकर के 250 बीट पर मिनट क्या होता है, इसका रेट होता है, तो वो आपको बता देना है। तो ये आपको इजीली आप इसको क्या करिएगा, बता दीजिएगा कि 150 से लेकर के 250 बीट पर मिनट होता है, ये आपको क्लियर है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। बोलेगा रेगुलर रिदम, यानी इसका जो रिदम होगा ना वो रेगुलर रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा बीच का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। इसका जो रिदम होता है ना वो एकदम रेगुलर रहेगा, यानी कि इसका जो इंटरवल होता है इक्वल इंटरवल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, क्यू आर जो कॉम्प्लेक्स अभी बतलाए ये वाइड रहता है, बहुत बड़ा रहता है, देख सकते हैं ना कितना बड़ा इसका है कॉम्प्लेक्स, ये आपको समझ में आ रहा होगा। पी वेव जो होता है अपसेंट होता है, ये जो पी वेव बतलाए थे पी वेव, इसमें क्या होता है पी वेव अपसेंट रहता है। ये भी आपको अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये जरूर याद रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस आपको बार बार पूछा जाता है। तो इसमें क्या बोला है, पी वेव्स आज अपसेंट रहता है। उसके बाद और एक क्या बताए, तो वाइड इसका हो जाता है, यानी कि चौड़ा क्या हो जाता है इसका, क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बताया ना वह क्या होता है ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, ये आपको याद रखना है। रेगुलर इसका रिदम रहता है, ये भी आपको याद रखना है कि इक्वल इंटरवल इसका रहता है, जो बीट की कर रहा है वह इक्वल रहता है, ये चार वो आपको याद रखना है। इसका रेगुलर क्या रहता है, तो रिदम इसका रेगुलर इसका रिदम रहता है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। रिदम इसका क्या रहता है, इक्वल रिदम रहता है।
चलिए ये क्लियर हो गया कि इसका बी होता है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो 22 में बोल रहा है कि ट्यूब इज यूज्ड फॉर विच काइंड ऑफ सर्जरी, यानी जो ये ट्यूब है, ये ट्यूब को हम लोग किस सर्जरी में यूज करते हैं वह इसमें पूछ रहा है। तो आपको अब यह याद रखना चाहिए कि ये LSCS में क्या करेंगे, LSCS में हम लोग नॉर्मल सा ट्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं तो स्पाइन पर लेते हैं पेशेंट्स को, LSCS जब करते हैं, लोअर सेगमेंट सिजरियन सक्शन जब करते हैं तो उस टाइम में लेते हैं। गैस्ट्रोलॉजी में यूज होगा, ऑर्थोलॉजी में यूज होगा, या ओटो रिहेनोलॉजी जो होता है उसमें यूज होता है। आप बोलिएगा कि ENT विभाग में क्या होता है, ये केस होता है। हम लोग जानते हैं कि ENT में क्या होता है, ENT में इस तरह का केस होता है, ओटो रिहेनोलॉजी उसमें इसका यूज होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका आपको ऑप्शन से आपको पता चल गया होगा कि इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ फेसिंग होता है, उसके बाद नॉर्थ फेस होता है। ये आपको याद रखना है कि इसमें जो ये ट्यूब आता है वो साउथ फेस होता है, उसके बाद नॉर्थ फेस होता है। चलिए इसको आपको समझा देते हैं। RAE ट्यूब इसको बोलते हैं। क्या ट्यूब बोलते हैं, RAES ट्यूब होता है। ये एक ठो होता है साउथ फेस होता है, एक ठो होता है नॉर्थ फेस आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम क्या होता है, रिंग एडेयर्स एल्वाइंस ट्यूब बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। RAE राइस ट्यूब्स आर नेजोट्रेकियल ट्यूब यूज्ड फॉर ओरल कैविटी पैथोलॉजिस्ट, और इफ पेशेंट्स हैज क्लिप प्लेट्स जो होता है माउथ का, अगर कोई सर्जरी करना होता है तो उस टाइम में हम लोग यूज करते हैं साउथ या नॉर्थ फेसिंग ट्यूब का यूज करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका कुछ साइड इफेक्ट होता है, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का सर्जरी जब करना होता है तो उस टाइम में हम लोग इस ट्यूब का यूज करते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। 23 जो क्वेश्चन है इसको आप लोग आप देखिए। इसमें बोला है दिस इमेज डिपिक्ट्स, यानी कि इस इमेज को अब हम लोग को समझना है। ये इमेज देख करके आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है। ये आप जो देख रहे हैं ये ट्रॉली को आपको देखना है कि इसमें क्या है, क्या क्या रखा हुआ है, उससे आपको समझना है इसका। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। बोलता है सेंट्रल लाइन इंसर्शन ट्रॉली, तो सेंट्रल लाइन इंसर्शन ट्रॉली ये होगा परफेक्ट आंसर देना। आर्टरी लाइन इंसर्शन ट्रॉली और ट्रेक्योस्टोमी सेट होगा, एयरवे काट होगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेंट्रल लाइन का हमको यहाँ पर कोई डिवाइस नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर बोलेंगे सेंट्रल लाइन नहीं यहाँ पर होगा। आर्टरी लाइन इंसर्शन का भी हमको नहीं, यहाँ पर ET ट्यूब दिख रहा है, यहाँ पर लेरिंगोस्कोप दिख रहा है, यहाँ पर गुडल्स एयरवे दिख रहा है, यहाँ पर मेनोमीटर दिख रहा है, यहाँ पर अम्बू बैग दिख रहा है। तो ये सब हमको दिख रहा है। यहाँ पर सक्शन दिखाई दे रहा है, सक्शन जो कैथेटर होता है वह दिखाई दे रहा है। तो ये हमको क्या लग रहा है, तो बोलिएगा ये क्या है, तो एयरवे काट है। यहाँ पर क्या है, ये तो एयरवे काट है, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एयरवे कार्डियोस्टोमी सेट्स यहाँ पर नहीं होगा। यह भी आपको याद रखना है, यह भी नहीं होगा। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें से एयरवे काट इसका सही आंसर होगा। तो चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगर देखते हैं 24 में, तो बोला है विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस आर यूज्ड इन फ्रेश गैस फ्लो इन गिवन मॉनिटर। देखिए इसमें जो हम फिगर का यूज किए हैं, जो क्वेश्चंस में जो पूछा गया है, तो वह परफेक्ट इमेज यहाँ पर नहीं लग पाया है, उसी से मेमोरी बेस्ड है। ये मेमोरी बेस्ड है, जितना याद रह सका वही क्वेश्चंस को यहाँ पर सिर्फ रखा गया है। उसमें भी आप ही लोग जैसे स्टूडेंट्स हमें बताया है कि सर इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, तो ये क्वेश्चंस होता है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शंस में भी आपको चेंज दिख सकता है। अगर वैसा ऑप्शन आपको दिख रहा है कि नहीं इसका हमको याद है, अगर आपको लगे कि आपको याद है कि इसका क्या होने वाला है, इसका ऑप्शन क्या होगा, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं। उसको हम पिन कर देंगे, तो जो हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट है उसको भी क्या होगा, हेल्प उससे मिलेगा कि नेक्स्ट तैयारी में वो उस तरह से तैयारी करके जाएगा। तो मेमोरी बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, लेकिन इस चीज़ को आपको याद रखना है कि ऑथेंटिक हम जो बात कर रहे हैं सारा क्वेश्चंस क्या है, तो ऑथेंटिक है। आपका नेक्स्ट तैयारी को मद्देनजर रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, ये वीडियो को शूट करते हैं और उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। मेरा मेन पर्पस ये नहीं है कि आपका जो स्कोर कितना गया है उस पर बात करना नहीं है। मेरा मेन पर्पस ये है कि एक क्वेश्चन से आप 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ये मेन पर्पस है। तो आखिरी में हम लोग इसका कट ऑफ के ऊपर भी बात करने वाले। पिछले वीडियो में हम नहीं बात कर पाए थे, इस वीडियो में हम कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे, पार्ट 1 में नहीं कर पाए थे।
तो इसमें आपको कटअप के बारे में भी हम बतलाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर लौटते हैं। अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग गैस आर यूज्ड इन फ्रेश गैस फ्लो इन गिवन मॉनिटर, यानी फ्रेश गैस फ्लो जब भी बोलेगा तो आप लोग को इतना हमेशा ध्यान में आ जाना चाहिए। अभी हम इसका ग्राफ डिस्प्ले पर नहीं जा रहे हैं, पहले इसका फ्रेश गैस फ्लो अगर पूछ लिया तो फ्रेश गैस फ्लो आपको क्लियर होना चाहिए। पूरा इस क्वेश्चन में फ्रेश गैस फ्लो इज गिवन मॉनिटर लिखा हुआ है, तो इसको समझना। तो जब भी बोलेगा कि फ्रेश गैस फ्लो FGF जब भी बोलेगा तो आप तुरंत इसमें आपका आंसर आना चाहिए कि सर इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर O2 रहता है प्लस N2O रहता है प्लस कभी कभी क्या होता है तो एयर भी इसके साथ आता है प्लस, इन सब तो रहबे करेगा। और क्या होगा तो बोलिएगा कि इनहेलेशनल जो एजेंट होता है वो भी अगर रहेगा तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेश गैस फ्लो बोलेंगे। तो ये क्लियर है, इसमें अब डाउट नहीं है। तो चलिए इसमें आप इसका मॉनिटर को हम देख करके अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप तय करेंगे इसमें क्या होने वाला है। तो बोले ऑक्सीजन एलोन, यानी कि अकेले ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन के साथ एयर रहेगा, ऑक्सीजन के प्लस नाइट्रस ऑक्साइड रहेगा या नाइट्रस ऑक्साइड एंड एयर रहेगा। तो अब इसमें आपको बतलाना है, मेन इसका फैक्टर्स को आपको देखते हुए चलना है। तो अगर आप मॉनिटर को, अब चलिए मॉनिटर को हम लोग देखते हैं। जब मॉनिटर में हम लोग आते हैं तो मॉनिटर में आपको यहाँ पर एयर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ ऑक्सीजन देखने को मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जो फ्रेश गैस की साइड में जब आते हैं तो एयर जो है, एयर को अगर देखते हैं तो 2.5 लीटर पर मिनट से यहाँ पर हमको दिखा रहा है। उसके बाद O2 भी यहाँ पर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है तो O2 भी यहाँ पर दिखा रहा है, इसका डिस्प्ले में O2 दिखा रहा है कितना 2 लीटर पर मिनट, यहाँ पर ये भी दिखा रहा है, ये दोनों दिखा रहा है। तो अब हमको यहाँ पर तो डिस्प्ले में इसका दो ही चीज दिख रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एयर दिखा रहा है और O2 दिखा रहा है, यही दोनों से बना रहा है। तो डिस्प्ले के अकॉर्डिंग इसका हम लोग अब आंसर करेंगे, चाहे कि यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्प्ले गिवन डिस्प्ले के अकॉर्डिंग देना है। तो हम लोग को पता है कि ये सब हो सकता है। अगर यहाँ पर डिस्प्ले पर नाइट्रस ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन होता है तो ये भी हम देते हैं, लेकिन यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड क्या है नहीं दिखा रहा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर क्या होगा गलत होगा। इसका डिस्प्ले के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो जो उसका डिस्प्ले पर जो पूछ रहा है, जो इसका मॉनिटर जो बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर करना है। तो यहाँ पर ए में ऑक्सीजन एलोन, यानी ऑक्सीजन भी अकेले नहीं है, इसके साथ में एयर भी है, ऑक्सीजन प्लस एयर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद डी में नाइट्रस ऑक्साइड प्लस एयर, नाइट्रस ऑक्साइड खुला ही नहीं है, तो यहाँ पर बी इसका क्या होगा तो सही आंसर इसका क्या हो सकता है तो बोलिएगा कि इसका सही आंसर सर बी हो सकता है। इस डिस्प्ले के अकॉर्डिंग यही इसका सही आंसर हो सकता है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, यहाँ पर एयर के बदले नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको डिस्प्ले के अकॉर्डिंग, जब डिस्प्ले आपको दे दिया गया, मॉनिटर दे दिया गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा। आगे हम लोग 25 में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है समवन थ्रो ग्लोब्स पेपर वेस्ट इन ब्लैक बिन। यहाँ बोल रहा है समवन जो ग्लोब्स का जो पेपर होता है, पेपर वेस्ट, सिर्फ यहाँ पर ये याद रखिएगा जो ग्लोब्स होता है ग्लोब्स का पेपर वेस्ट इन ब्लैक बिन, यानी कि जो इसका है क्या हुआ, कुछ लोग क्या किया है कि ग्लोब्स का जो पेपर होता है ग्लोब्स यूज कर लिया, मान लीजिए यहाँ पर हम केस करवा रहे हैं ट्रॉली पर, क्या हुआ तो यहाँ पे ग्लोव्स हम लोग पहने, यहाँ पर क्या हुआ तो यहाँ पर ग्लोव्स पहने तो जो इसका पेपर जब बच गया या ये जो पेपर बच गया, पेपर को हम क्या किया इसे फेंके, तो फेंके तो किस में जाएगा, ये ब्लैक में जाएगा, रेड में जाएगा, येलो में जाएगा या ब्लू में जाएगा। तो बोला है किस में फेंक दिए तो हम ब्लैक में फेंक दिए। तो अब इसका ऑप्शन क्या बोल रहा है तो ऑप्शन बोला है ही शुड थ्रो इन ब्लू। ये बोल रहा है कि क्या इसको ब्लू में फेंकना था। तो ये कागज पेपर क्या है, पेपर बेस्ड आपको पता होगा। अगर BMW आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, BMW अगर पढ़े होंगे, BMW मतलब ये BMW क्या ये कार के बारे में बोल रहे हैं, नहीं तो बोलिएगा क्या बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा तो BMW अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं, आपको BMW का एक वीडियो मिल जाएगा, वो आप वॉच कर सकते हैं। उसका होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इसका डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ही शुड थ्रो इन ब्लू, ब्लू में फेंकते हैं क्या पेपर वेस्ट, तो बोलिएगा नहीं सर ब्लैक में फेंकते हैं। ये ब्लैक जो
बोल रहा है तो ये सही है, सही जगह पर क्या किया गया है, फेंका गया है, तो ये क्या होगा, ये ए गलत हो जाएगा। ही शुड थ्रो इन रेड बीन, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। ही डज राइट थिंग, ही डज रॉन्ग थिंग, यानी कि इसका सी क्या होगा, सही होगा, डी भी क्या होगा, गलत होगा। ये आपको समझ में आ गया है ना। ये जो पेपर देख रहे हैं इसको कहाँ फेंकेगा, तो यहाँ पर ब्लैक वाला में इसको फेंकना था, तो ये सही है कि पेपर को हम कहाँ फेंकते हैं, तो ब्लैक में फेंकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यही जो आपको ग्लोब्स दिखा रहे हैं, तो पहले क्या होता है, एक रैपर इसके अंदर में रहता है, रैपर के अंदर में क्या होता है, स्टाइल होता है, तो रैपर को फाड़ करके हम लोग ट्रॉली पर डालते हैं क्या, तो इसको डालते हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर राइट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड होता है, इसमें राइट हैंड का ग्लोव्स होगा, इधर लेफ्ट हैंड का ग्लोव्स होगा। यो जब हम लोग क्या करते हैं, ग्लोव पहन लेते हैं, उसके बाद जो ये पेपर बचता है वही फेंकने के बारे में बोल रहा था। तो अब समझ में आ गया ना, बहुत कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 26 में बोला ए सर्जन थ्रो यूज्ड ग्लोव्स इनटू द ब्लू बिन। बोला यूज जो ग्लव्स है ना, वह क्या किया, फेंक दिया है ब्लू बिन में फेंक दिया। तो इज इट करेक्ट, क्या ये सही है या गलत है, तो बोलिएगा सर हम BMW जो होता है BMW बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। BMW मतलब क्या, बर्तन मांजने वाली, नहीं, बोलिएगा नहीं सर, इसका होता है बायोमेडिकल वेस्ट, ये होता है। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बोलिएगा बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ रखे हैं कि जो BMW है बायोमेडिकल वेस्ट, बहुत अच्छे से कलर कोडिंग हम याद कर रखे हैं। ग्लोव्स जब भी हम लोग फेंकेंगे तो ग्लोव्स कहाँ फेंकाएगा, तो बोलिएगा ग्लोव्स जब भी हम लोग फेंकेंगे, स्टाइल जब होता है, अनस्टाइल जब यूज किया हुआ है तो हो सकता है उसमें क्या होगा, तो यूज ग्लोव्स है, तो अब उसको हम लोग अगर फेंकेंगे तो कहाँ फेंकेंगे, तो बोलिएगा इसको हम लोग कहाँ फेंकेंगे, तो इसको रेड में फेंकेंगे। कहाँ जाता है ये, तो रेड में जाता है। कहाँ जाता है, तो रेड में जाता। तो आप यहाँ पर फेंक दिए हैं कहाँ पे, तो ब्लू में फेंक दिए हैं, तो ये क्या है, गलत है। यानी ये करेक्ट होगा, तो बोलिएगा नहीं, ये क्या है, तो गलत है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा कि इसका जो आंसर होगा बी सही हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया और कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आगे देखते हैं। 27 में बोल रहा है पाइपलाइन कलर ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का कलर कोड पूछा है। जो सेंट्रल लाइन जो होता है हम लोग का हॉस्पिटल में जो सेंट्रल पाइपलाइन होता है उसका क्वेश्चन इसमें पूछा गया। तो ऑक्सीजन का पाइपलाइन का जो कलर होगा तो वह क्या होगा, तो बोलिएगा कि ऑक्सीजन का, सर इसमें तो बहुत अच्छे से हमको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो व्हाइट कलर का जो देख रहा है यही क्या होता है, तो O2 होता है। ये क्या होता है, तो बोलिएगा N2O होता है। ये क्या होता है, तो बोलिएगा एयर होता है। ये क्या होता है, तो बोलिएगा वैक्यूम होता है। ये क्लियर है। तो व्हाइट कलर का जो होगा व्हाइट होगा। उसके बाद ब्लू कलर का जो होगा ये कौन सा होगा, तो बोलिएगा नाइट्रस ऑक्साइड होगा। ब्लैक एयर होगा। उसके बाद वैक्यूम कलर का कौन होता है, येलो होता है। ये कलर कोड बहुत अच्छे से आप लोग को याद रखना है। ये बहुत हर बार क्वेश्चंस पूछा गया है प्रीवियस। अगर आप PYQ अगर हमारा वीडियो देखे होंगे, हमारे चैनल पर देखे होंगे, तो आपको क्लियर हो पा रहा होगा। क्योंकि कोई भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसका PYQ के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड तो करवे करते हैं, आप लोग बहुत मेहनती हैं, आप लोग मेहनत करते ही हैं, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, तो अब बोलिएगा सर इसका आंसर बी राइट होगा। 27 भी आपको क्लियर हो गया। देखिए सेम चीज पूछ लिया कि नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होगा कलर, तो अभी जस्ट बताए। बोलिएगा इसका नाइट्रस क्या होगा, तो ब्लू होगा। इसमें क्या ही है, 28 का ए बहुत अच्छे से क्लियर है। ये भी आपको क्लियर हो गया। आगे अब 29 में अगर बात करते हैं तो बोल रहा है कि पैरासीटामोल इन्फ्यूजन इज यूज्ड फॉर, यानी जो पैरासीटामोल, तो आप लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि पैरासीटामोल कहाँ पर यूज करते हैं, तो बोलिएगा कि फीवर में यूज करते हैं। लेकिन अब जब आगे बढ़िएगा, आगे हम लोग जब फार्मा पढ़े हैं तब बोलिएगा कि सर इसमें तो बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े हैं कि नॉन स्टेरॉइडल्स एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स वाले जो ग्रुप में हम लोग पढ़े थे, आप लोग को याद होगा। वह आप अगर हमारे चैनल पर जा करके देखते हैं तो वह भी आपको नॉन स्टेरॉइडल्स मिल जाएगा। कहाँ पे, तो फार्माकोलॉजी वाले जो चैप्टर है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आपका सारा मेडिसिन मिल जाएगा। यानी कि जो एम्स में जिस तरह का क्वेश्चंस पूछता है उसका थ्योरी भी हम करवाते हैं। थ्योरी आपका अगर क्लियर रहेगा तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप बना करके वहाँ से आए, आप से मिस ना हो, ये मेरा मेन मोटो रहता है। तो आप अगर नेक्स्ट CRE
CRE अगर 6 के लिए भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत अच्छा है। आप इसे कंटिन्यू इसको फॉलो कीजिए और आपको सफलता जरूर मिलेगा। चलिए आगे अब इसका देखते हैं। इसका AF का क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग। तो बोलिएगा कि नोजिया एंड वोमिटिंग में हम लोग यूज नहीं करते हैं, यह बहुत ईजी है। ओंडासेट्रोन कहाँ यूज करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ पेन। बोलिएगा पेन में यूज करते। फीवर जो हम लोग पढ़े थे नॉन स्टेरॉइडल्स एंटी इन्फ्लामेटरी में हम लोग पढ़े थे कि ये 3 गो जगह काम करता है। कहाँ कहाँ, तो बोलिएगा कि फीवर में काम करता है। उसके बाद कहाँ पे काम करता है, तो बोलिएगा कि कहाँ करता है, तो पेन में काम करता है नॉन स्टेरॉइडल्स। और एक जगह काम करता है कहाँ, तो इन्फ्लामेशन में काम करता है। लेकिन ये जो होता है पैरासीटामोल क्या होता है, पुअर इफेक्ट्स करता है किसमें, इन्फ्लामेशन में। यह क्या करता है, पुअर काम करता है। लेकिन और जो इसका ग्रुप का जो ड्रग्स है जैसे डेक्लोफेनेक, ये सब क्या करता है, तो ये इन्फ्लामेशन पे भी जा करके वर्क करता है। तो कभी आपसे ये पूछ ले कि पुअर यहाँ पर इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स कौन सा ड्रग्स करता है, तो उस टाइम में भी पैरासीटामोल हो सकता है। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया कि इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। पेन में भी ये काम करता है, बाकी आपको हाइपोटेंशन, डायबिटीज ये सब नहीं होता है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 30 में अगर आप लोग देखते हैं तो स्टिकर्स गिवन इन दिस इमेज आर रिलेटेड टू, यानी कि जो ये इमेज देख रहे हैं ये किससे रिलेट कर रहा है, तो बोलिएगा कि यहाँ पर राइट आर्म का एक तो लीड लगा हुआ है, लेफ्ट आर्म का लीड लगा हुआ है, यहाँ पर लेफ्ट लेग की तरफ लीड लगा हुआ है। हम लोग ओटी में देखते हैं कि ओटी में कितना 5 लीड वाले ECG पढ़ते थे, जानते थे, उसके बारे में पढ़े हैं और आज यूज भी हम लोग ओटी में करते हैं। लेकिन ये 3 लीड वाला कैसा बला आ गया है, तो अब इस बला को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन इसका भी ढूंढते हैं। तो अब 3 लीड यहाँ पर दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोला है कि इसमें क्या क्या इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बोलिएगा रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग ECG लीड से कैसे होगा, तो ये गलत हो जाएगा। हार्ट मॉनिटरिंग ये हो सकता है। कैप्नोग्राफी, बोलिए कैप्नोग्राफी तो कभी नहीं, इससे कैसे हम मॉनिटर कैप्नोग्राफी करेंगे। कैप्नोग्राफी के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर हमारे पास CO2 चाहिए, तो CO2 यहाँ से कैसे एब्जॉर्व करेगा। BP मॉनिटरिंग, तो BP मॉनिटरिंग बोलिएगा BP कभी भी क्या होता है, तो ब्लड का फ्लो पर हम लोग क्या करते हैं, फ्लो से पता करते हैं कि ब्लड का क्या प्रेशर होता है। तो ये लीड लगाने से नहीं हो सकता है। लीड का काम क्या होता है, तो हमारा हार्ट का जो इम्पल्स होता है उसको रिकॉर्ड करता है। तो हार्ट रेट यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या होगा, हार्ट रेट यहाँ पर परफेक्ट इसका आंसर हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन इस तरह का पूछ लिया गया है, बहुत अच्छा इसमें क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। अगर 5 लीड ECG के बारे में नहीं जान रहे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के इसे भी पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे बोले कि राइट आर्म के पास लगा हुआ है, R1 मतलब क्या होता है, राइट आर्म होता है। ये कौन सा कलर का है, तो रेड कलर का होता है। इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड अंडर राइट क्लेविकल्स नियर राइट शोल्डर्स विदिन द रिब केज फ्रेम। यहाँ पर रिब केज जो फ्रेम है यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं, ये लेफ्ट साइड लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। येलो कलर का आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का मिलेगा, ये आपको पढ़ना है तो पोच करके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर 31 में बोला गया है इन दिस गिवन इमेज पिंक कैनुला डिपिक्ट्स साइज ऑफ, यहाँ बोल दिया गया है पिंक जो कैनुला है इमेज में उसका क्या करना है, तो साइज को बतलाना है। तो यह हमको दिख रहा है कि ये क्या है, पिंक कलर का दिख रहा है। पिंक कलर का जब कैनुला की बात करेगा तो ये कितना का होता है, तो बोलिए 20 गॉज का ये होता है। कितना का रहता है, तो 20 गॉज का रहता है। अगर 18 का रहता है तो ये क्या होता है, तो ये ग्रीन होता है। ये क्या होता है, तो बोलते हैं ये ग्रीन कलर का होता है। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको ओटी में ज़्यादातर यही 2 आपको देखने को मिलता होगा, 18 गॉज का और 20 गॉज का। तो ये आपको याद नहीं अगर रहेगा तो ये बड़ी चिंता का विषय है, आपको ये याद होना चाहिए। तो इसका क्या होगा, C होगा। बहुत इजी क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। अब आगे है इन दिस गिवन इमेज विच ऑफ द फ्लोइंग्स कैन बी यूज फॉर 4 मंथ चाइल्ड, यानी कि 4 मंथ का यहाँ पर क्या है, चाइल्ड है। अब उसमें हमको क्या करना है, कैनुलेट करना है। तो अब उस टाइम में आप कौन सा कैनुला का यूज कीजिएगा, तो बोलिएगा कि अब इसमें हम लोग क्या ही करेंगे, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे, इसमें ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग, ये कितना है, तो बोलिएगा 18 गॉज का ये है। ये कितना है, तो ये बोलिएगा 20 गॉज का है। ये जो बोलिएगा तो ये कौन सा होगा,
ब्लू कलर का जो है ये कौन सा होगा, तो ये बोलिएगा आप कितना है 22 गोज का ये होगा। उसके बाद ये आगे होगा, बोलिएगा ये 2 से बढ़ रहा है तो ये कितना होगा 24 गोज का ये हो जाएगा। तो यहाँ पर किस कौन सा आपको बोला गया है, तो यहाँ पर बोला गया 4 मंथ्स का चिल्ड्रेंस में यूज करते हैं, तो किसका डायमीटर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये चीज़ आपको याद है ना कि अगर आपको 14 गोज का दे दिया जाएगा, अगर आपको 14 गोज का कैनुला देंगे, इसका जो डायमीटर होगा क्या होगा, तो बोलिएगा कि स्मॉल रहेगा। इसका डायमीटर क्या होगा, तो यहाँ स्मॉल नहीं लार्ज होगा, यहाँ पर क्या होगा लार्ज होगा, इसका स्मॉल होगा, इसका क्या होगा तो स्मॉल, इसका डायमीटर क्या होगा तो स्मॉल इसका डायमीटर होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि 14 गोज का जो रहेगा तो ये फ्लो अधिक करेगा और इसका जो फ्लो होगा वो क्या होगा कम करेगा। 26 गोज का क्या करेगा तो ये कम करेगा। ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर जब बोल रहा है चाइल्ड में यूज करेंगे, तो चाइल्ड में हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, पर्पल कलर से भी जा सकते हैं। 26 में क्या होता है तो बोलिएगा कि ये पर्पल कलर का होता है, लेकिन हम लोग कितना यूज कर लेंगे, यहाँ पर 24 भी यूज कर लेंगे। जो येलो कलर का है ये भी यूज कर सकते हैं। इसका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये बी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए इसका कलर कोड भी एक बार देख लेते हैं। वैसे आप लोग को कलर कोड याद ही होगा, चलिए एक बार कलर कोड को देख लेते हैं, रिवीजन भी आपका हो जाएगा कि इसका कलर कोड क्या होता है, तो एक बार आपको देख लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर 14 गोज का रहेगा, 14 गोज का रहेगा तो आप बोलिएगा क्या होगा, तो इसका ऑरेंज कलर का ये होगा, क्या होगा ऑरेंज होगा। तो उसके बाद क्या है 16 गोज का जब होगा, तो 16 गोज का जब रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, तो ग्रे कलर का ये हो जाएगा। उसके बाद 16 के बाद क्या है, तो 18 गोज का जब रहेगा तो 18 गोज में क्या बोलिएगा, तो ग्रीन बोलिएगा, ग्रीन बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद 20 गोज का जब रहेगा तो 20 गोज में क्या बोलिएगा, बोलिएगा ये क्या होता है, तो पिंक कलर का रहता है। 22 गोज का जब बोलेगा तो 22 गोज में क्या होगा, तो बोलिएगा कि ब्लू कलर का होता है। 24 गोज का अगर बोलेगा तो क्या बोलिएगा, तो कि येलो कलर का ये होता है। उसके बाद 26 गोज का जब बोलेगा तो 26 गोज में क्या होता है, तो बोलिएगा पर्पल कलर का होता है। ये आपको क्लियर हो गया कि सबसे छोटा हम लोग क्यों लगाते हैं, कहेंगे जब चाइल्ड का क्या होता है, ये जब छोटा चाइल्ड है बच्चा है तो उसका भेन क्या होगा, तो इसका भेन क्या होगा, तो स्मॉल रहता है। एंड और एक चीज़ होता है फ्रेगिल वेन रहता है, यानी कि फ्रेगिल वेन रहता है, इसी कारण से हम लोग ये छोटा यूज करते हैं। ये भी क्लियर आपको हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 33 में अगर बात करते हैं, इन दिस गिवन इमेज देयर इज इटी ट्यूब ऑफ साइज 5.5, यहाँ पर mm होना चाहिए। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज, यानी इसका क्या हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। तो इसका कॉमनली यूज कहाँ पर होता है, किस पेशेंट्स में करते हैं, तो बोलिएगा अडल्ट में, तो बोलिएगा नहीं एडल्ट का अगर आप लोग बात कीजिएगा तो एडल्ट में जो होता है 7 से लेकर के 7.5 हम लोग क्या करते हैं, तो फीमेल में करते हैं, mm में होना चाहिए ये। अगर मेल में जाते हैं तो मेल में बोलिएगा कि 7.5 से लेकर के 8 तक हम लोग, या 8.5 भी किस में होता है, तो बोलिएगा कि मेल में होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है इन्फेंट है, इन्फेंट में क्या होता है, तो बोलिएगा इन्फेंट्स में बहुत कम हम लोग यूज करते हैं, सबसे कम इन्फेंट्स में यूज करते हैं कि 4 के आसपास हम लोग करते हैं, 4 mm का करते हैं। अगर हम लोग न्यू बॉर्न का बात कीजिएगा, न्यू बॉर्न में कितना यूज होता है, तो बोलिएगा 3 से लेकर के कितना 3.5 mm तक यूज होता है। ये सबको क्लियर होगा। तो इसमें चाइल्ड का फिर कितना होगा, तो चाइल्ड का क्या होता है एज, और उसका एज पर डिपेंड करता है कि उसका एज कितना है। तो बोलिएगा चाइल्ड में कितना एज का है, तो उसको हम लोग अब इसमें पता करेंगे। इसमें ये जो साइज देख रहे हैं 5.5, ये तो चाइल्ड में जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया है कि किस में जाएगा, तो ये बोलिएगा कि चाइल्ड में जाएगा, इसका ऑप्शन सी होगा। लेकिन ये सी कैसे हुआ, चलिए उसको आपको समझा देते हैं, बड़ा अच्छा तरह से समझा देते हैं। अगर इसमें से इस तरह का क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइम पूछेगा तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सके, उस ट्रिक से आपको हम बतला देते हैं कि इस तरह का ये इसका आंसर निकलने वाला है। आप लोगों को अगर ये याद होगा कि साइज निकालने के लिए हम लोग
इसका जो इंटरनल डायमीटर ही न होता है, ये जो 5 देख रहे हैं ये जो mm में है, 5.5 mm में जो है, तो बोलिएगा ये क्या होता है, तो बोलिएगा इंटरनल डायमीटर इसका होता है। ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर है। जब इसका हम लोग साइज निकालते हैं, तो जब इसका साइज निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, कि जो इसका साइज निकालने का फॉर्मूला होता है वो हम लोग को पता है कि ईटी ट्यूब साइज का क्या होता है फॉर्मूला, तो बोलिएगा कि हम लोग पढ़ रखे थे सर कि एज होता है, एज इन ईयर होता है, बट्टा में कितना होता है, जो 4 होता है, चाइल्ड का निकालने वाला ये फॉर्मूला है, प्लस कितना होता है, 4 होता है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या निकालना है, तो एज निकालना है, यानी यहाँ पर हम लोग ईटी ट्यूब का साइज अब नहीं निकालेंगे, हम एज ही निकालेंगे। क्यों कि हमारे पास ईटी ट्यूब का साइज यहाँ पर दिया हुआ है कि साइज कितना है, तो बोलिएगा कि 5.5 mm है, इक्वल टू यहाँ पर एज इन ईयर है, तो सिर्फ हम यहाँ पर एज लिखेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा एज इन ईयर में है 4 प्लस यहाँ पर क्या है 4 है। अगर आप लोग इसका कैलकुलेशन मैथ्स बहुत अच्छे से जान रहे होंगे तो यहाँ पर कितना होगा 5.5 है, अगर ये 4 है, 4 को अगर हम लोग बराबर का इस साइड लाएंगे तो प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा कि तुरंत क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो एज बट्टा में क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। अगर ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ये जो बट्टा में, ये बट्टा में जो रहेगा भागा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो गुना में हो जाएगा। ये बेसिक मैथ का ये रूल है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलिएगा कि इसका एज परफेक्ट कितना होता है, 4 और 1.5 को आप लोग अगर गुना करते हैं तो कितना होगा, 6 ईयर यहाँ पर हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया कि ये 6 ईयर का बच्चा के लिए परफेक्ट साइज होगा। चलिए ये क्लियर हुआ कि नहीं, इसका कैलकुलेशन आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अगर नहीं समझ पाए तो आप इसे फिर से एक बार वीडियोज को देख लीजिए, आपको क्लियर हो पाएगा। देखिए हम लोग ईटी ट्यूब का साइज निकालने के लिए एज, जब मान के चलिए आप हमको कोई एज का 8 साल का बच्चा आया तो 8 डाल करके हम लोग साइज निकालते थे ना, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी साइज यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है, तो अब हमको एज निकालना है, तो एज नहीं निकाल पाएंगे। मैथ्स का फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये भी सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगा, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट का चीज़ है। अगर मान के चलिए यहाँ पर आपको चाइल्ड दिया गया है, अगर एज आपको दे देता है कि 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 8 साल का चाइल्ड दे देता, तो उस टाइम में तो आप फंस जाते कि इसको 7 आप देते। मान के चलिए ऑप्शन में आपको ए में दे देता कि 5 ईयर दे देता, बी में दे देता 6 ईयर, सी में दे देता 7 ईयर, डी में दे देता 8 ईयर, तो आप इसमें आप कहाँ लगा पाते, तो आप यहाँ पर पढ़ते हैं कि इसमें से क्या होता है, तो आप एज डायरेक्ट आपको एज दे दिया जाता है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 साल में हमारे, 6 में हमारे, 7 में, 8 में हमारे, आप डायरेक्ट तुरंत फॉर्मूला पर बैठते बोलते हैं कि 6 इसका सही हो जाएगा। आई होप ये तो आपको इस आंसर के अकॉर्डिंग आपको ये इजी है, लेकिन इस तरह का अगर दे देगा तो आप फंस जाएंगे, इसीलिए आपको ये याद रखना है। आई होप ये अब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखते हैं 34 में अगर आप लोग बात करते हैं तो आइडेंटिफाई द ड्रग्स, यानी कि ड्रग को आइडेंटिफाई आपको करना है कि इस फाइल में जो ड्रग्स दिख रहा है इसको पहचानना है। आप लोग को ओटी में रोज रोज दिखाई देने वाला ये ड्रग है, या नया ड्रग्स आप यहाँ पर नहीं क्वेश्चंस में पूछा गया है, या बोलिएगा आउट ऑफ सिलेबस था इसीलिए हमसे नहीं बना, तो ये सब क्या होगा, ये बहानाबाजी का बात होगा, ये आपका सही बात नहीं रहेगा। तो बोलिएगा इसमें जो हमको दिख रहा है ना सर, ये कलर, इसको देखने के साथ हम ऑप्शन को आंसर कर दिए, 2 सेकेंड में इसका आंसर हम करने की क्षमता रखते हैं कि इसमें क्या है। बोलिएगा इसमें वाइट कलर का है, क्या है, तो वाइट कलर का है, इसीलिए हम इसको जानते हैं कि ये क्या है, तो बोलिएगा कि प्रोपोफोल ये है, क्या है, तो प्रोपोफोल है। हम लोग रोज ओटी में देखते हैं कि प्रोपोफोल ही एक ही ऐसा ड्रग है कि क्या है, वाइट कलर का दिखता है, तो और क्वेश्चन में भी पूछ लिया है कि ये वाइट कलर का है, तो कितना इजी है। अब इसमें आपको क्या ही दिमाग लगाना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 35 में बोल रहा है कि आईबी जेलो कार्ड्स इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट, यानी जेलो कार्ड्स का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, आर्टियल अर्दीमिया के लिए करते हैं, वेंट्रिकुलर अर्दीमिया के लिए करते हैं, या सिस्टोल के लिए करते हैं, PAA के लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर इसमें क्या होगा, तो आप बताइएगा। तो इसमें बोलिएगा वेंट्रिकुलर अर्दीमिया,
हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं कि जो येलो कार्ड्स होता है तो ये क्या है, तो एक ब्रांड है, ये आपको याद रखना है। जो येलो कार्ड्स आप जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, तो एक ब्रांड है। इसमें आप क्या रहता है, तो लोकल रहता है, यानी कि लोकल जो हम लोग एनेस्थेसिया के बारे में इतने दिन से जो पढ़ रहे हैं वही इसमें रहता है। लोकल एनेस्थेसिया में क्या रहता है, तो बोलिएगा कि इसमें रहता है लिडोकेन रहता है या लिग्नोकेन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिग्नोकेन भी बोलते हैं। ये आप लोग को सबको पता होगा। इसका यूज हम लोग कहाँ मेनली इसका यूज कहाँ होता है, तो बोलिएगा कि इसका यूज मेनली हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो अर्दिमिया यानी एंटी अर्देमिक ड्रग ये है, इसको हम लोग मेनली यूज करते हैं वेंट्रिकुलर अर्दिमिया में इसका यूज करते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग अगर बात करते हैं 36 में, विच ऑफ द फ्लोइंग्स अकर्स ऑन प्रोलॉन्ग्स यूज ऑफ प्रोपोफोल इन्फ्यूजन, यानी अगर ज़्यादा समय तक क्या करते हैं हम लोग, प्रोपोफोल को इन्फ्यूजन पंप पे डाल करके देते हैं, उस टाइम में क्या इसमें कंडीशंस पेशेंट में देखने को मिल सकता है। बोलिए हाइपोटेंशन में पेशेंट जा सकता है, प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम हो सकता है, या सीजर आ सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग आ सकता है। अगर हम लोग प्रोपोफोल इन्फ्यूजन करेंगे, इसमें प्रोलॉन्ग्ड यहाँ पे बात कर लिया, यानी लंबा समय तक अगर यूज करेंगे तो क्या इसमें देखने को मिल सकता है, तो बोलिएगा प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम यहाँ पर पेशेंट्स में देखने को मिलता है। तो ये कब कब देखने को मिलता है, तो आपको जब इसका सिंड्रोम्स होगा तो ये सिंड्रोम्स को आपको याद रखना है कि ये इसको शॉर्ट में हम लोग PRIS भी बोलते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं, PRIS भी बोलते हैं। यूजुअली अकर विद इन प्रोलॉन्ग्स, जो इन्फ्यूजन होता है उसमें करते हैं मोर देन 48 आवर्स, यानी कि इसका मोर देन, यानी कि अगर मोर देन कितना, तो बोलिएगा मोर देन 48 आवर्स जब रहेगा, जब 48 आवर्स से अधिक जब हम लोग यूज कर लेते हैं तो उस टाइम में इस तरह का सिंड्रोम देखने को मिलता है। प्रोपोफोल का यूज करते हैं, उसमें भी कहाँ, ICU में। ये इस तरह कहाँ पर यूज कीजिएगा, OT में कीजिएगा, बोलिएगा नहीं ICU में हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद इससे भी हो सकता है, या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हाई डोज के कारण भी हो सकता है, हाई डोज के कारण भी हो सकता है। हाई डोज हम OT में भी अगर दे रहे हैं, हाई डोज होगा तो इस तरह कंडीशन देखने को मिल सकता है। प्रोलॉन्ग में जब आएगा तब 48 आवर्स से अधिक जब यूज करेंगे तब इस तरह का सिंड्रोम देखने को मिलेगा। चलिए आगे हम लोग 37 में देखेंगे, डॉइंस रिट्रैक्टर्स इज यूज फॉर, यानी डॉइंस का हम लोग यूज कब करते हैं और कहाँ करते हैं, ये आपको बताना है कि इसका यूज हम लोग कहाँ और कब करते हैं। बोलिएगा इसमें ब्रेस्ट सर्जरी में, यानी रिट्रैक्टर जब है तो रिट्रैक्ट करने का काम करेगा। मान के चलिए यहाँ पर ओपन है तो यहाँ से क्या करेगा, ये रिट्रैक्ट करने का काम करेगा। जो हमारा ये रिट्रैक्टर है रिट्रैक्ट करने का काम करेगा। तो रिट्रैक्शन के लिए डिवाइस क्या करेगा, तो रिट्रैक्टर के लिए काम करेगा। इसमें क्या है, तो कर्व इसका क्या है, तो ब्लेड इसका क्या होगा, ब्लेड इसका कर्व्ड है, ब्लेड्स क्या है इसका कर्व्ड ब्लेड है, विद हैंडल भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसका मेन यूज बता रहा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए इसका यूज कहाँ करते हैं, तो सीजरियन सेक्शन में करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी यहाँ पर ऑर्थो ये दिख रहा है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब बेबी यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर क्या है LSCS यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर कट लगाए, जब यहाँ पर कट लगाए हैं, इंसिजन लगाए, तो इसको रिट्रैक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। रिट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या है, तो ब्लाइडर है, यहाँ पर क्या है, तो ब्लाइडर है। ब्लाइडर्स को क्या करना होता है, तो बोलिएगा इसको प्रिवेंट करना होता है। क्या करना पड़ता है, तो प्रिवेंट करना होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अगर ब्लाइडर में क्या होगा, इंसिजन लग गया, पंचर हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, पेशेंट्स को दिक्कत हो सकता है, आपको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकता है। इसी को प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। जब LSCS होता है उस टाइम में इसका यूज करते हैं। कॉमनली यूज आप समझ में आ गया, ओब्स्ट्रिक्स एंड गायनोलॉजिक सर्जरी में इसका यूज करते हैं ड्यूरिंग LSCS, यानी कि रिट्रैक्ट करने के लिए किसको, तो ब्लेडर्स को इन्फेरियरली, यानी कि नीचे की तरफ इन्फेरियरली हम लोग घिसते हैं, तो यहाँ पर जो ब्लैडर होता है वो नीचे की तरफ चले जाता है, इंसिजन लगाते हैं, तो इसको क्या होता है, तो इंजरी नहीं होता। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं 38 में अगर बात कीजिएगा, द विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, यानी कि बोल रहा है स्टरलाइजेशन का मेथड इसमें से कौन नहीं है, तो बोलेगा ऑटोक्लेव। तो भाई ऑटोक्लेव को तो हम लोग जान रहे हैं, ऑटोक्लेव क्या है, स्टरलाइजेशन का मेथड्स है, उसमें भी कौन सा है, तो बोलिएगा मॉइस्ट हीट। क्या है,
तो मोइस्ट हीट यहाँ पर जो होता है मोइस्ट हीट जो करता है वो है जिसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम अंडर प्रेशर, यही ना होता है। बोलिएगा हाँ यही होता है। क्या है तो बोलिएगा एक्सट्रीम, यानी कि एक्सट्रीम क्या होता है, तो एक्सट्रीम अंडर प्रेफर पर ये काम करता है, ये क्लियर है ये आपको। उसके बाद 2% गुलेट्रल डिहाइड, इसका भी हम लोग यूज करते हैं, जिसको साइडेक्स आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, इसमें जो 2% दिया हुआ है ना, 2.45% इसका ओरिजिनल वैल्यू होता है। ये आपको याद रखना है, कहीं अगर आपसे पूछ लेगा इस तरह का ऑप्शन अगर दे देगा तो उस टाइम में आपको इसको चूज करना है। इस बार का क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया है, इसीलिए इस तरह का आपको याद रखना है कि 2.45 इसका होता है। उसके बाद सी में क्या है, तो ये भी हम लोग यूज करते हैं, गुलेटल डिहाइड नहीं करते हैं। बोलिएगा कि जी जानते हैं इसका क्या है, तो हाई डिस इन्फेक्टेंट्स इसका हम लोग यूज करते हैं, ये भी हम लोग यूज करते हैं। एक केमिकल ये है, क्या है ये केमिकल हाई डिसइंफेक्टेंट्स है, ये इसका भी यूज करते हैं। उसके बाद प्लाज्मा स्टरलाइजेशन, प्लाज्मो स्टरलाइजेशन हम लोग जान रहे हैं कि प्लाज्मा स्टरलाइजेशन में क्या होता है, तो बोलिएगा प्लाज्मा स्टरलाइजेशन में सर क्या होता है, तो हाइड्रोजन प्रोक्साइड्स प्लाज्मा होता है, जो लो टेम्परेचर स्टरलाइजेशन मेथड्स है। क्या है, तो लो टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन मेथड्स में ही आता है, मेथड्स में ही आता है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बच गया कौन, तो डी बच गया, डी ही इसका सही आंसर होगा। कि ये क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका यूज हम लोग नहीं करते। ये क्या होता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एंटीसेप्टिक होता है, डिसइंफेक्टेंट्स होता है, नॉट ए स्टरलाइजेशन यूज होता है इसका। यानी कि इसका यूज कहाँ हम लोग करते हैं, तो बोलिएगा इसका यूज हम लोग करते हैं वाटर को ट्रीटमेंट के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। एंड दूसरा हम लोग यूज करते हैं इसका स्किन, दूसरा स्किन डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज करते हैं, स्किन डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज करते हैं। ये क्लियर हो गया, अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 39 में बोल रहा है सोडा लाइम शुड बी चेंज्ड व्हेन, यानी इसका कलर चेंज के बारे में बात कर रहा है कि इसमें कलर क्या चेंज होगा। तो आप लोग को पढ़ा रखे हैं कि जो अपना इंडिया में है, इंडिया में जो कलर चेंज होता है तो वो क्या होता है, तो बोलिएगा कि पिंक से क्या होता है, पिंक टू वाइट यहाँ पर होता है। पिंक टू क्या होता है, तो वाइट होता है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलिए कलर चेंज फ्रॉम वाइट टू पिंक, ये तो नहीं होगा। पिंक टू वाइट ये हो सकता है, चेंज फ्रॉम वायलेट टू वाइट यही भी नहीं होगा, रेड टू वायलेट ये भी नहीं होगा। इसका बी आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। इसका कुछ आपको कैलकुलेशन दिखाया जो हम लोग सर्कल सिस्टम पढ़े थे, ब्रीदिंग सर्किट जो होता है, ब्रीदिंग सर्किट के बारे में क्वेश्चंस एम्स में पूछा जाता है। तो इसका हम लोग क्या किया है, तो एम्स सीआरई में पूछा जाता है, बीटीएससी वगैरह में पूछा जाता है। तो इसका हम लोग लॉन्ग वीडियो चला दिए, इसका थ्योरी के लिए भी हम लोग क्या कर दिए, चैनल पर स्टार्ट कर दिया। तो आप जा करके देख सकते हैं, आपको ब्रीदिंग सर्किट के बारे में मिल जाएगा। तो उसी में हम लोग बात कर रखे हैं कि पिंक से क्या होता है, वाइट इस तरह से चेंज होता है, वाइट टू वायलेट कलर में चेंज होता है, जो हमको पर्पल कलर होता है उसमें चेंज होता है। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात कर रखे हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब क्या है इसका कॉम्पोजिशन है। इन सब पे हम लोग बात कर रखे हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में बात कर रखे हैं कि 100 ग्राम ऑफ सोडा लाइम जो कैन बी एब्जॉर्ब 24 से 26 लीटर ऑफ CO2, यानी कि जो 24 से 26 लीटर CO2 को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। 100 ग्राम सोडा क्या करता है, सोडा लाइम एब्जॉर्ब कर लेता है। एक तो बेरेलियम भी होता है इसका, सोडा लाइम के साथ में एक बेरेलियम इसी की तरह काम करता है, लेकिन बेरेलियम का यूज नहीं होता। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस कर रखे हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे 40 यानी 40 में हम लोग बात करेंगे। आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज नॉट कंपोजिशन ऑफ सोडा लाइम, यानी सोडा लाइम कंपोजिशन अभी जो बताए पीछे वही इसमें बोल रहा है कि मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है। तो आप बोलिएगा कि सर 40 में हम लोग अभी तुरंत आपको बताए कि कैल्शियम तो होता है, पोटेशियम भी होता है, सोडियम भी होता है। तो ए जो है ए ही नहीं होता है, इसीलिए ये डाल दिए हैं। ये अब तो क्लियर हो गया। इसमें आप देख सकते हैं कि
सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कितना 5% है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 1% है, कैल्शियम डाइऑक्साइड 94% है, वाटर्स क्या है 14-19% है। यही क्या करता है तो एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जो प्रिवेंट करता है, जो डस्ट होता है ना उसको भी प्रिवेंट करने का काम क्या करता है तो सिलिका करता है। जो वाटर होता है वो ट्रैप करने का काम करता है, CO2 को ट्रैप करने का काम करता है। सिलिका क्या करता है तो सिलिका इसको प्रिवेंट करता है। जो ये पाउडर ये सिलिका जो है ना, जो हमारा मान के चलिए ये जार है, जार में कनिस्टर है, ये कनिस्टर सोडा लाइम कनिस्टर है। जब इससे क्या होगा तो यहाँ से क्या हुआ तो ये चले गया, एक्सहेल जब करेगा यहाँ से एक्सहेल करेगा, एक्सहेल करके यहाँ पर आया, यहाँ CO2 क्या हुआ CO2 यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया। फिर यहाँ पे जब वापस जाएगा इनहेल करने के लिए तो इसके साथ डस्ट जा सकता है। इसी को प्रिवेंट करने के लिए सिलिका को ऐड करते हैं, ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं। तो अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें हम लोग एक्सपेक्टेड शेप कट ऑफ जो होता है उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग को शेप कट ऑफ के बारे में भी बतला देते हैं। ये आप लोग को क्लियर है कि कितना 100 क्वेश्चन पूछा गया है। ईच क्वेश्चन क्या होता है तो ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, इसीलिए हम कितना 4 से मल्टीप्लाई करके 400 मार्क्स यहाँ पर ला दिए। ये इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोग को क्लियर होगा कि हम लोग इसमें जो कट ऑफ पे डिस्कस करने वाले हैं तो ये कितना इसका कट ऑफ होने वाला है। अगर हम लोग देखते हैं कि इसका कट ऑफ को अगर आप लोग देखिएगा ना तो अनरिजर्व जो होता है एक्सपेक्टेड सेफ कट ऑफ को हम लोग बात करने वाले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अनरिजर्व जो होता है UR का अगर आप बात कीजिएगा ना तो UR में अगर आप जाते हैं तो UR में सेफ जॉब रहेगा। सेफ जोन में अगर बात करते हैं तो इस बार का कट ऑफ हो सकता है आपका, अगर इसका टोटल का हम लोग बात करते हैं तो टोटल पोस्ट कितना था तो बोलिएगा पोस्ट मेरा टोटल था 267 पोस्ट था। लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 21,000 आदमी क्या किया है फॉर्म को अप्लाई किया है, यानी इतना आदमी अप्लाई किया। और इसमें अपियर कितना एग्जाम में हुआ वो डाटा अभी तक नहीं है, इतना लोग क्या किया है अपियर किया गया है। इसमें आपको देखने को मिलता है 285 से लेकर के 305 आपको रखना है, इतना का कट ऑफ जा सकता है, यानी कि जनरल वाले को इतना का कट ऑफ जा सकता है। अगर OBC का आप देखते हैं तो OBC में आपको 275 से लेकर के 295 आपको जाना है, यानी कि जनरल और OBC में ज़्यादा का फर्क नहीं होता है। 10 मार्क्स का ऊपर नीचे रहता है, 8 से 10 का ऊपर नीचे हमेशा रहा है, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा। EWS जो है EWS क्या होता है इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन होता है जनरल वाले को ही ये इसमें क्या होता है जनरल से ही हम लोग अप्लाई इसमें करते हैं। EWS जो वीकर क्लास में होता है जो थोड़ा गरीब तबके का रहता है उसके लिए EWS बनता है, तो उसको आप लोग 275 से लेकर के 290 के पास यानी OBC के आसपास मान सकते हैं, इतना आपका जाने वाला है। अगर वही SC और ST का अगर बात करते हैं तो SC में अगर आप जाते हैं 250 से लेकर के आपको 270 के आसपास देखने को मिल सकता है। इसमें आपको प्लस भी इसका हो सकता है, जो SC है SC में इसका प्लस भी जा सकता है, लेकिन ST का जो है ST का 240 से लेकर के 260 के बीच में रहने वाला है। ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है इस बार CRE 5 का, ये आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। देखिए और एक आपको ध्यान में रखना है कट ऑफ जो बढ़ने का मेन चांस कारण क्या क्या हो सकता है। तो इसमें अगर हम लोग 300 मार्क्स यहाँ पर आ रहा है तो अब यहाँ पर आपको निकालना है कि इसका कैसे बढ़ता है। तो अगर आप देखते हैं कि 80 जो क्वेश्चंस होता है ना 80 क्वेश्चंस जो एम्स पूछा गया है, अगर आप पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा 5 पार्ट्स को आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो 80 क्वेश्चंस को अगर सॉल्व रहता है तो 80 क्वेश्चंस क्या होता है तो मॉडरेट पूछा जाता है, यानी कि मॉडरेट पूछा जाता है कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। 80 के बाद जो 20 जो क्वेश्चंस होता है वही 20 को जो सॉल्व करेगा उसी का क्या होता है रिजल्ट बनने का चांस रहता है, वही रिजल्ट में क्या होता है अपियर हो पाता है, वही फाइट कर पाता है, उसी का रिजल्ट हो पाता है। यही 20 को हम लोग तैयारी के लिए इतना मेहनत करते हैं, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं कि आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस तरह का कंटेंट हम बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए और आपका हेल्प के लिए हम प्रॉपर क्या करते हैं तो इसका थ्योरी क्लास भी लेते हैं और उसका MCQ का प्रैक्टिस भी करवाते हैं। तो MCQ का प्रैक्टिस हमेशा आप करते रहे, उसका आपको जो दिसंबर में जो आने वाला है तो उसको आप लोग अपेयर कर सकते हैं। तो आपको अब तक समझ में आ गया कि
कितना जाने वाला है, तो जनरल का कितना जाएगा 300 के आसपास आपको याद रखना, यानी CF स्कोर 280 85 से लेकर के 305 आपका अगर है आ रहा है तो CF स्कोर में आप हैं 275 से लेकर के 295 अगर आपका आ रहा है तो ये भी आपका क्या है OBC का CF स्कोर में जा सकते हैं। EWS का अगर बात कीजिएगा तो 275 से लेकर के 290 क्या होगा आपका CF स्कोर होगा, 250 से लेकर के 270 SC वाले के लिए, SC कैंडिडेट है उसके लिए होगा, ST का जो कैंडिडेट है उसके लिए 240 से 260 का इसमें कट ऑफ जा सकता है। ये आपको अनुमान ये रखना है, यही आपका आने वाला है। तो अब तक आप इसे अब अनुमान आप लगा सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना आपका गलत हुआ है, उससे आप अंदाज़ा इसमें लगा सकते हैं। 75 प्लस अगर क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं आपके कट ऑफ में आप क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई आप कर सकते हैं, कट ऑफ को क्वालिफाई कर सकते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो पार्ट 3 भी आप जरूर देखिएगा एंड हमारे चैनल को एक बार आप जरूर विजिट कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।